नमस्कार, मैं अंजनी कुमार सिंह हाजिर हूं इंडिया का सवाल लेकर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में होंगे। प्रधानमंत्री मोदी काशी में हो और अपने संसदीय क्षेत्र को सौगात न दे, ऐसा कैसे हो सकता है? कल भी प्रधानमंत्री मोदी काशी को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। 54,000 वर्ग मीटर में फैला कॉरिडोर यानी कल देश को मिल जाएगा और इसी के साथ वर्षों पुराना सपना काशी का साकार होगा। काशी को कल गिफ्ट मिलेगा तो इसी के साथ चुनावी शंखनाद हो जाएगा। काशी में कॉरिडोर का उद्घाटन क्या 2022 की जंग का विजय द्वार बनेगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। मोदी की सौगात 2022 में बनेगी बात। दिव्य काशी बनेगी यूपी विजय का द्वार। बीजेपी के चुनावी एजेंडे में अयोध्या, मथुरा और काशी हमेशा से रहा है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार संसदीय चुनाव लड़ने का जब ऐलान किया तो उनकी नजर कहीं और नहीं काशी पर गई, क्योंकि वो जानते हैं कि काशी केवल एक जगह नहीं बल्कि वो ऐतिहासिक नगरी है जिसका लोगों के दिलों पर खासा स्थान है, जिससे लोग अपना सीधा जुड़ाव महसूस करते हैं और यहां से रास्ता सीधे लखनऊ और दिल्ली की सत्ता तक जाता है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से काशी आ रहे हैं। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से काशी जा रहे हैं, जहां वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। एक महीने में मोदी का काशी में ये दूसरी बार दौरा है, जो साबित करता है कि मोदी के लिए, बीजेपी के लिए भव्य काशी कितनी दिव्य है। सभी काशीवासी बड़े ही आनंद में निमग्न हैं, क्योंकि श्री काशी विश्वनाथ धाम यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शिव संकल्प का और दृढ़ इच्छा शक्ति का सफल परिणाम है। श्री काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के धर्मपरायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है और भारत के जगतगुरु बनने की यात्रा का श्री गणेश है। इसलिए सारी तैयारी है, पूजन की सभी तैयारी है। यहाँ पर जैसे ही गंगा तट से कलश में जल लेकर के आदरणीय मोदी जी आएंगे, गर्भगृह में बैठ करके सविधि पंचामृत से अभिषेक और पवित्र नदियों के जल से भगवान का अभिषेक, चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल पूंगी फल दक्षिणा प्रदक्षिणा आदि भगवान को समर्पित करेंगे और फिर देश भर से आए हुए धर्माचार्यों के बीच में बैठ करके भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। यूपी चुनाव से महज कुछ महीने पहले बाबा भोले की नगरी काशी ऐतिहासिक पलों की गवाह बनेगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च 2019 में किए थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट में क्या खास है, आपको बताते हैं। 52,000 स्क्वायर मीटर में फैला है। कॉरिडोर प्रोजेक्ट में 4 प्रवेश द्वार हैं। गंगा जल लेकर भक्त सीधे मंदिर तक जा सकेंगे। काशी विश्वनाथ परिसर में गंगा व्यू कैफे, कॉरिडोर में मॉल जैसी आधुनिक सुविधाएं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले काशी दुल्हन की तरह सज कर तैयार है। धर्म नगरी में दीपावली जैसे उत्सव की तैयारी है। शहर का कोना कोना फूलों, रंगों और रोशनी से नहाया हुआ है। स्थानीय लोग उद्घाटन को लेकर खासे उत्साहित हैं, क्योंकि उनका सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
जी, इंडिया का सवाल यह है कि क्या काशी कॉरिडोर से 2022 का विजय द्वार निकलेगा? क्या बाबा के आशीर्वाद से यूपी की सत्ता पर फिर से बीजेपी वापसी करेगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ महेश आर्या जी जुड़े हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रीति पांडे जुड़ रही हैं, विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और राघवेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के। और हमारे संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शेखर, सबसे पहले आपके पास आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और काशी को कल बड़ी सौगात मिलने वाली है। जब जब पीएम आते हैं बड़ी सौगात देते हैं। इस बार जो सौगात मिल रही है, क्या उसके बदले सीएम योगी को आशीर्वाद मिलेगा दोबारा सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का? अंजनी, मैं आपको बता दूं कि मैं वाराणसी आ गया हूं। मैं इस समय ठीक लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास हूं, सामने हूं। और मेरे पीछे आप ठीक नज़ारा देखिए। ये आप देखेंगे सेना के जो 3 हेलीकॉप्टर हैं, ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो रिहर्सल है, जो मॉक ड्रिल है, उसको आज दिन में पूरा किया गया है। ये वो 3 हेलीकॉप्टर हैं जो एक साथ उड़ान भरेंगे। इन्हीं 3 हेलीकॉप्टर्स में से किसी एक में प्रधानमंत्री होंगे। कल 11 बजे वो वाराणसी आएंगे दिल्ली से, यहाँ इसी एयरपोर्ट पर इस रनवे पे उतरेंगे और इन्हीं हेलीकॉप्टर्स में से किसी एक में बैठ करके वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बने हेलीपैड्स पर जाएंगे। और उसके बाद वो खिड़किया घाट पहुंचेंगे, जहां जलयान के जरिए वो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर जो है, जो श्री काशी विश्वनाथ धाम अब बोला जाएगा, उस जगह तक पहुंचेंगे ये जलयान के जरिए ही। और उसके बाद पैदल चलते हुए वो परिसर में दाखिल होंगे और फिर अंदर जाकर के भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। तो ये एक प्रक्रिया होगी। करीब 5.5 लाख स्क्वायर फीट में ये पूरा श्री काशी विश्वनाथ धाम बनाया गया है। 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार किया था, लेकिन एक छोटे से परिसर में करीब 20,000 स्क्वायर फीट की वो जगह थी जहां पर भोलेनाथ का वो मंदिर था। सकरी गलियां हैं, उन सब जगहों को खाली कराया गया। और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च को ये वादा किया था वाराणसी की जनता के साथ में, भोलेनाथ के सामने संकल्प लिया था कि अगर अब की बार सत्ता में वो आते हैं तो इस जगह का एक भव्य रूप वो विकसित करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की उनकी अगुवाई में दोबारा सरकार बनती है, तो यहाँ पर फिर जो एकोमोडेशन है उसको लेने का काम शुरू होता है, अधिग्रहित करने का काम शुरू होता है। 3 तरफ से ये परिसर घिरा हुआ था इमारतों में। मुआवजा देकर के लोग हटते गए और लोगों को ये भरोसा था कि यहाँ कुछ भव्य और दिव्य होने जा रहा है। आज वो सपना साकार हो रहा है। दिव्य काशी, भव्य काशी, ये अब यहाँ पर दिखाई देने लगा है। जिस तरह से 13 दिसंबर को 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के लोकार्पण करेंगे, उसके बाद देश दुनिया के लिए भोलेनाथ का जो दरबार है पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, विस्तृत और विहंगम नजारा प्रस्तुत करेगा। भक्तिभाव, गौरव और आस्था, ये तीनों इस समय वाराणसी की धरती से हिलोरे मार रही हैं। अंजनी, शब्दों में आपको बता पाऊंगा, कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन जो भाव उमड़ रहे हैं इस समय वाराणसी में, उसकी कल्पना भी आप यहाँ पर आकर के पूरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनुभव दिव्य। ठीक है शेखर, अब देखिए हर काशीवासी को ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मिलने वाली है, लेकिन क्या 2022 में इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र जी, कल मां गंगा के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्या बाबा का आशीर्वाद मिलेगा? निश्चित रूप से हमारे साथ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति नहीं करती। हम लोगों की अपेक्षाएं जरूर रहती हैं, देश में जितने भी या उत्तर प्रदेश में जितने भी अपने धार्मिक केंद्र है उनका जीर्णोद्धार किया जाए, और उनका हम लोगों ने मौका मिला तो जीर्णोद्धार भी किया। चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे सारंड हो, या चित्रकूट हो, या विंध्याचल हो, इन सब में हम लोग विशेष रूप से पैकेज दे करके बहुत ही विस्तृत रूप से योजनाबद्ध तरीके से इसका विकास करते हैं। लेकिन हम लोगों की अपेक्षाएं इसका राजनीतिक लाभ देने की नहीं है। अच्छा, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता इन 3 क्षेत्रों के विकास से पूरी तरीके से अभिभूत है। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है
हजारों हजार साल पुरानी हमारी परंपराएं, हजारों हजार साल पुराने हमारे वो किस प्रकार से अव्यवस्था के शिकार हुए थे, किस प्रकार से वहां पर शोषण किया जाता था, हिंदू वर्ग जब वहां पूजन करने जाता था, तो इसी तरीके से हमारी जो है सरकार उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उसका पुनरुद्धार करने का पूरा प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। ठीक है महेश जी, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था काशी के लोगों को कि भाई जो बाबा विश्वनाथ जिनके नाम से काशी को जाना जाता है उसको एक नई पहचान देंगे, इस कॉरिडोर के बनने के बाद क्या आपको लगता है अब काशी को उनकी पुरानी जो एक पहचान वो मिलने वाली है? समाजवादी पार्टी का रिएक्शन, इस पर पहला रिएक्शन। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ वादे किए हैं इस देश की जनता के सामने, और उसमें से एक वादा ये भी है, चलिए एक अगर ये वादा पूरा कर रहे हैं तो बाकी और वादे पूरे किए थे वो कब पूरा करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि जब पहले प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही कि इस देश की बेरोजगारी दूर करेंगे, 15 लाख रुपया लोगों के खाते में भेजेंगे, काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बहुत से वादे किए थे, लेकिन उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। और अब ये पूरा चुनाव नज़दीक है तब ये कॉरिडोर का उद्घाटन करके साबित कर देना चाहते हैं कि बहुत पूरा किया। अपनी जो जनता है, अपना जो क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र, उसमें गोद लिए थे, कितने गांव उन्होंने किए हैं विकसित, उसके आज तक कोई जवाब है कि उनके पास? तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई लाभ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका लोकार्पण कल प्रधानमंत्री करने वाले हैं, क्या उसका स्वागत समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी जो सवाल जनता के बीच में आज भी तैर रहे हैं, और जो समस्याएं जिसकी तर्ज बनी हुई हैं, तो मैं समझता हूं कि तमाम उन्होंने वादे किए, और वादों को लेकर के पूरी प्रदेश की जनता अब उनको ज्यादा नोटिस नहीं करती। ये महसूस करता है कि आज भूखे पेट को रोटी चाहिए, उसके बाद ही कुछ करेगा। तो अभी तक जो भी उन्होंने किए, तो अभी क्यों ये कार्यकाल जो चुना है, समय चुना है, उस समय ये चुनाव के करीब ही क्यों चुना? अभी तक क्या कर रहे थे? इससे पहले भी हो सकता था। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनको लाभ मिलने वाला है, जनता लाभ नहीं देने वाली है, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता हिसाब लेने वाली है। ठीक है, फैजान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। फैजान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फैजान भाई, ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, और ये माना जा रहा है कि इसके जरिए काशी को पुराना गौरव और जो तंग गलियां हैं मां गंगा से बाबा के धाम तक आने का एक सुगम रास्ता बन रहा है। इस पर काशी वालों को ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। बीएसपी की तरफ से आपकी पहली प्रतिक्रिया? अंजनी भाई, नहीं, हमें इससे कोई बहुजन समाज पार्टी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा है, वो करें, लेकिन ये शिलान्यास का जो दौर चल रहा है, ये चुनाव को देखते हुए ये शंका का एक विषय है कि आपको आस्था तभी याद आई जब चुनाव आए। मतलब भारतीय जनता पार्टी का आस्था भगवान पे चुनाव के वक्त में समझ में आता है। ये अंजनी भाई एक क्वेश्चन मार्क हमारी तरफ से है। अदरवाइज आस्था किसी का भी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, चाहे किसी भी जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका दिल से सम्मान है। संविधान के साथ जो भी प्रक्रिया हो रही है वो सबका हम सम्मान कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के वक्त में अंजनी भाई, आप लोग भी देख रहे होंगे कि लगातार शिलान्यास और दावे जो राजनीतिक हो रहे हैं कि हमारे वक्त का काम है, ये हमारे वक्त का काम है। ये दौर जो चल रहा है, इसमें मूल विषय जो आवाम के, उत्तर प्रदेश की जनता के जो मूल विषय हैं, वो छूटता हुआ नजर आ रहा है। ये हमारा एक सवाल है। ये तो यूपी की सियासत की बड़ी पुरानी कहानी है, महंगाई, फैजान भाई, ये मुद्दे जो यूपी के सियासत की बहुत पुरानी कहानी है कि चुनाव के वक्त पे ही सारी राजनीतिक पार्टियों को बड़े बड़े वादे याद आते हैं और बड़े बड़े वो लोग वादे करते हैं। जी, और सुनिए, प्रीति जी हमारे साथ जुड़े, प्रीति जी के पास और अंजनी भाई, मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ कि माननीय जी, जोड़ दीजिए। मोदी जी जो आके इस वक्त शिलान्यास कर रहे हैं, वो लाख कोशिश कर लें, लेकिन वो लोकार्पण कर रहे हैं। जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश की आवाम की, वो मुझे जी, वो लोकार्पण कर रहे हैं। जी, वो लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो मुझे दिख रहा है कि वो योगी जी लोकार्पण जो कर रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी को डबल इंजन का साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की जनता जो नारा दे चुकी है, प्रदेश बचाओ योगी हटाओ, अच्छा ठीक है, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के अवाम में मैसेज है। प्रीति जी, जहां देखिए ये जो कॉरिडोर है, नाराज है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं।
लेकिन एसपी बीएसपी के प्रवक्ताओं को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी फिलहाल इसकी टाइमिंग पर हमको शक है। टाइमिंग को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं? अंजलि जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अंजलि जी, मैं खुद काशी से हूँ, उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, और विश्वनाथ मंदिर के बगल में मेरा घर है। तो मैं पैदा भी वही हुई हूँ, बड़ी भी वही हुई हूँ। विश्वनाथ मंदिर को हमने पहले भी देखा और आज भी देखा है। अविश्वसनीय अद्भुत कार्य काशी में हो रहा है। मैं काशी की खुद बेटी हूँ और मैं सुनी सुनाई बेटी की बातें नहीं करूंगी। राजनीति दलों ने अपनी अपनी बातें करी, सपा बसपा बीजेपी तीनों लोग यहाँ पे। एक चीज जरूर पूछूंगी कि क्यों ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से आज तक 12 मेडिकल कॉलेज थे और 2017 के बाद अभी 4.5 साल में 33 मेडिकल कॉलेज आए। तो मुझे जरा जवाब दे दे, सपा से जो बैठे हैं भाई साहब वो भी, और जो बसपा से बैठे हैं वो भी, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश का युवा मोदी जी और योगी जी के लिए वोट करें? हमें आपके, ये बहुत अच्छी बात है जो विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बन रहा है, हम बहुत खुश हैं क्योंकि माँ गंगा की धरती है वो। विश्वनाथ मंदिर है वहां पे, काशी विश्वनाथ भोले बाबा की नगरी है। लेकिन अगर हम शिक्षा, रोजगार, हेल्थ, हॉस्पिटल की बात करें तो भी तो हमने 4.5 साल में बहुत अविश्वसनीय काम देखा है। आजादी के बाद से 12 मेडिकल कॉलेज और आज 33 मेडिकल कॉलेज। क्यों पिछली सरकार मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाई? क्यों हमारे बच्चे आज भी उत्तर प्रदेश के बाहर पढ़ने जाते? ये सवाल क्या देश का युवा नहीं पूछेगा सरकारों से? ठीक है राघवेंद्र जी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जो काशी के युवा है, काशी के जो युवा है थोड़ा संतुष्ट हैं, ये जो सौगात मिलने वाली उससे संतुष्ट हैं, लेकिन उनका भी वही सवाल है कि रोजगार और बाकी जो मेडिकल कॉलेज थे ये काम पहले क्यों नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया अंजलि जी। मैं थोड़ी सी झलक दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए। उत्तर प्रदेश में किन किन राजनीतिक दलों ने बेईमानी की और शासन किया। 2017 में समाजवादी पार्टी ने सरकार छोड़ी थी तब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी तो 17.5%। आज विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैं विपरीत परिस्थितियां इसलिए कर रहा हूँ, लगभग 2 वर्ष जो है कोरोना काल द्वारा उत्तर प्रदेश में खराब किए गए, खराब हो गए। 17.5% बेरोजगारी दर घटा करके हमने 6% पे ला करके खड़ी कर दी। मतलब 11.5% बेरोजगारी दर हमने विपरीत परिस्थितियों में कम की। इसी तरीके से केंद्र की योजनाएं जितनी भी थी आज तक इतिहास में केंद्र की योजनाओं में गाहे कोई भी योजना अव्वल आती थी उत्तर प्रदेश की। आज उत्तर प्रदेश में केंद्र की 44 ऐसी योजनाएं हैं तो देश में अव्वल रूप से काम कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार, इनकी दो सरकारों को जोड़ लीजिए 4.5 लाख सरकारी नौकरियां सरकार ने दी। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है राघवेंद्र जी, आपकी 4.5 लाख सरकारी नौकरियां मोदी नौकरी के माध्यम से 5,000 करोड़ का ऋण देने का कार्य, जिसे 25 लाख उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण बड़ी जोर शोर से चल रहा है जो अगले महीने पूरे होने वाले हैं। 10 महानगरों में मेट्रो का काम चल रहा है जिसमें आगरा और कानपुर में इसी महीने मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा और द्रुत गति से मेट्रो चलने लगेगी। 15 एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल। अच्छा राघवेंद्र जी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर जो आपकी तैयारी है, 1 महीने तक आप लोग उत्सव मनाएंगे और ये जो तोहफा है जो काशी वालों को मिलने वाला है इसको आप एक भव्य लेवल पर एक इवेंट के तौर पर मनाने की पूरी तैयारी आपकी? नहीं, मैं तो आपने, हमें लग रहा है हमने ओपनिंग कमेंट में कह दिया है इस विषय का राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी लेने वाली नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने इससे पहले भी, हमारी बहन जी बैठी हुई है, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर सहित अन्य भी तीर्थ क्षेत्रों की क्या दुर्गति थी सभी लोगों ने देखी है। मैं भी काशी विश्वनाथ जाता था, बहुत बड़ी मुश्किल से बाबा के दरबार तक जा पाता था। आज की स्थिति क्या है आप जाकर के देख लीजिए। 18 जो है 5 स्टार स्तर के कमरे बने हुए हैं। मतलब 18 जो है कमरे जो है वहां पर 5 सितारा स्तर के कमरे बने हुए, 5,000 लोग एक साथ वहां पर बाबा के दर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार से 24 व्यवस्थित दुकानें व्यवसायिक केंद्र स्तर की वहां पर व्यवस्थित रूप से खोली गई है। इसी प्रकार से बहुत व्यवस्थित तरीके से काशी कॉरिडोर के अलावा जन्मभूमि, राम जन्मभूमि और मैं 6 तीर्थ क्षेत्रों का विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है और बहुत व्यवस्थित तौर से सुशासन और विकास उत्तर प्रदेश से हमारा चुनावी एजेंडा होगा। हम लोग इन विषयों को लेकर के चुनाव में जाने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश से चुनाव सुशासन और विकास के एजेंडे पर लड़ेंगे हम लोग और मुझे पूरा भरोसा है इनकी 2 कार्यकाल की सरकारें, चाहे समाजवादी पार्टी की हो चाहे बहुजन समाज पार्टी। तो मतलब हम ये मान रहे हैं कि जो काशी कॉरिडोर का जो कल उद्घाटन होगा तो इसको आप चुनावी एजेंडा नहीं बनाएंगे, चुनाव में इसका जिक्र नहीं करेंगे आप लोग?
देखिए निश्चित रूप से इसमें जो है हम लोग इसको चुनावी एजेंडा नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन इसका लाभ हमें चुनाव में जरूर मिलेगा, क्योंकि जो है वहाँ के जो जनता है वो बहुत ही खुश है, चाहे कार्तिक जी हो, चाहे जी आ रहे हैं महेश जी, आ रहे हैं महेश जी, आ रहे हैं जी 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 अंजलि जी। हाँ, आप समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक, एक ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद महेश जी के पास जाएंगे। महेश जी देखिए, आस्था की बात बीजेपी कर रही है और कह रही है कि ये चुनावी मुद्दा नहीं, ये आस्था की बात है और हम विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद क्या इस कॉरिडोर का फायदा 2022 की जंग में मिलेगा, इसी पर चर्चा लगातार हमारी जारी है। ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 225 साल बाद काशी एक नई तस्वीर उसकी नजर आएगी। 1:30 बजे का मुहूर्त है। 1 से 1:30 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट से गंगा जल लेकर बाबा के दरबार में आएंगे और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बाबा का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा, क्या गंगा पुत्र को आशीर्वाद मिलेगा, क्या यूपी में एक बार फिर से बीजेपी जीत का इतिहास दोहरा पाएगी। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और यही बड़ा सवाल आज का है। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए। महेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। दरअसल बीजेपी की तरफ से कहना है कि भाई चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, विंध्याचल हो, ये धार्मिक आस्था की बात है और ये इन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, उनको विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यटन के साथ साथ जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था भी बढ़ेगी और लोग वहां पर पहुंचेंगे। अब सवाल ये है कि वो कह रहे नहीं, हमारा जो मुख्य मुद्दा होगा वो विकास ही होगा, लेकिन आस्था की बात है। लेकिन क्या आपको लगता है बाबा का आशीर्वाद बीजेपी के साथ रहेगा? देखिए, ये देश आस्थाओं पे नहीं चलता। हाँ। ये देश संविधान और कानून पे चलता है। देश में सबसे बड़ा मंदिर है भारतीय संसद और संविधान। हाँ। अगर संविधान के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ही बताएं, हमारे प्रवक्ता महोदय कि प्रधानमंत्री जी जो 7.5 साल में है, 8 साल में होने जा रहा है, वो राष्ट्रीय है। योगी जी ने क्या किया 4.5 साल में? योगी जी अपना काम क्यों नहीं? हर दिन एक जिले में जाते हैं, अपने तमाम काम को गिनवा रहे हैं, आप तक वो काम नहीं पहुंच पा रहा है क्या? चलिए अभी राघवेंद्र जी जुड़ रहे हैं, राघवेंद्र जुड़ रहे हैं जी, राघवेंद्र जुड़ रहे हैं जी जी। महेश जी अपनी बात बोलिए, महेश जी बोलिए। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार क्या माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए क्या? योगी जी क्या कर रहे हैं 4.5 से? वो अपने क्यों नहीं बताते? ये ठीक है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हर दिन वो एक जिले का दौरा करते हैं और हर दिन अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखते हैं, लेकिन आप तक वो उपलब्धि नहीं पहुंच पा रही है। जी प्रीति, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, 225 साल बाद काशी की तस्वीर बदलने वाली है और जिस तरीके से कॉरिडोर बनेगा, बीजेपी का कहना है कि पर्यटन के क्षेत्र से भी यहाँ पर तमाम टूरिस्ट लोग आएंगे, इसका भी फायदा होगा और श्रद्धालुओं को और काशी के लिए ये एक बड़ा तोहफा है। लेकिन इस पर भी संशय है विपक्ष को, वो कह रहे हैं कि टाइमिंग गलत है। टाइमिंग अंजनी जी देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बातें करती हैं, कोई बात अपनी गिनवाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में चीजें ज्यादा अच्छी हुई, कोई अपनी तारीफ करेगा, कोई दूसरे की बुराई करेगा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बेटी होने के नाते वहाँ पली बड़ी हूँ, वहाँ जन्म लिया है। हमने अपने उत्तर प्रदेश को इस तरीके से गुंडागर्दी फ्री, हमने मेडिकल हब के तौर पे, हमने स्कूल कॉलेज के तौर पे नहीं देखा है। अच्छा। आप सोचिए कि मैं तो सीधे, मेरा तो सिंपल सवाल है ना कि क्यों ऐसा है कि 70 सालों में 12 मेडिकल कॉलेज और पिछले 4.5 सालों में 33 मेडिकल कॉलेज? जवाब दीजिए ना मुझे। मुझे तो जवाब सपा से भी चाहिए, बसपा से भी चाहिए और बीजेपी भी। प्रीति बहन जो है राजनीतिक विश्लेषक काम, सुन लीजिए, ठीक है, मुझे यही लग रहा था कि आप उनको प्रवक्ता अभी तक क्यों नहीं बनाया। बोलिए बोलिए प्रीति जी, बोलिए 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 प्रीति जी बोलिए। तर्कों के आधार पे काटिए, जो आप बहन जो बोल रही है उनको तर्कों के आधार पे काटिए। नहीं, राघवेंद्र जी सुनिए, राघवेंद्र जी सुनिए जी, प्रीति जी बोलिए। प्रवक्ता साहब प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। मेरा सवाल आपसे है कि जब 3 बार आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हैं, तो जो 33 मेडिकल कॉलेज 4.5 साल में हो जाते हैं, उस हिसाब से तो कम 90 मेडिकल कॉलेज आपके लोगों को बनाना चाहिए था। क्यों ऐसा है कि सिर्फ आपका, क्यों ये सवाल हम आपसे नहीं पूछे? आप 15 साल सीएम रहे तो क्यों नहीं आपने 90 मेडिकल कॉलेज बनवाए? क्यों हमारा उत्तर प्रदेश का बच्चा आज भी उत्तर प्रदेश के बाहर पढ़ने जाता है? ये सवाल क्यों नहीं पूछेंगे हम आपसे?
उत्तर प्रदेश में हम लोग जन्मे, टैक्स हम उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को देते हैं, हम आपसे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट काम नहीं कर ठीक पाई। है, और एक- चलिए महेश जी जवाब दीजिए, महेश जी जवाब अंजनी दीजिए भाई मेरा भी टाइम मुझे भी जी। समय दीजिए। आप दोनों से सवाल है प्रीति का। अंजनी भाई मुझे भी जवाब देने हाँ, का मौका आप दोनों का एक एक करके दीजिए। महेश जी पहले, फिर मैं फैजान भाई जवाब दे आप। दूं? जी महेश जी बोल रहे हैं, महेश जी के बाद आप बोलिए। जी महेश जी बोलिए, महेश जी बोलिए। महेश जी आवाज मिल रही है आपको? महेश जी जी जवाब दीजिए प्रीति जी का। चलिए लग रहा है कुछ टेक्निकी दिक्कत है। अंजनी जी, एक फैजान चीज भाई कहना बोलिए। चाहूंगी। नहीं अंजनी अब जी, आपने एक सवाल चीज पूछा है कहना दोनों चाहूंगी, सरकारों एक से। लाइन कहना चाहूंगी, देखिए, एक लाइन हाँ। कहना चाहूंगी। हाँ। हम लोग नेता नहीं है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एनजीओ चलाती हूँ, ये डेटा लेके बैठी हूँ। ठीक है, पिछले 25 सालों का उत्तर आपने प्रदेश का ये डेटा है। आपने पूर्ववर्ती सरकारों से सवाल किया है, फैजान भाई बताएं। हाँ देखिए अंजनी भाई मुझे इससे कोई गुलेज नहीं है कि प्रीति जी चाहे वो प्रवक्ता बन के भाजपा की बात करें, राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बात करें। हाँ। मैं इनके सारे सवाल का जवाब देता हूं। प्रीति जी डाटा मेरे पास भी है, किताब पढ़ना हम भी लेके बैठे हैं। वी हैव आल्सो डन MBA और हम भी युवा हैं। प्रीति जी मेरा सीधा जवाब आपको यह है कि शायद आपको राजनीतिक लोगों से परेशानी हो सकती है, लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप कह रही हैं, आप मानिए हाई कोर्ट की बात को क्या डिनाई करेंगी? कोरोना काल में हाई कोर्ट ने ये जवाब मांगा था, अगर मेडिकल कॉलेजेस इतने अच्छे थे, स्वास्थ्य अगर इनके दौर में इतने ही अच्छे थे, तो हाई कोर्ट का निर्देश आया था, जवाब आया था। अंजनी भाई इस बात को पुष्टि कर देंगे हाँ। कि उन्होंने कहा था ऑक्सीजन के कमी से मरने वालों की जिस तरह से हो रही उत्तर प्रदेश में, वो एक नरसंहार के बराबर है। आप क्या जवाब देंगी डेंगू से मरते हुए बच्चों को जब बेड नहीं मिल रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता भीख मांग रहे थे? हाँ नहीं रुक जाइए प्रीति जी, सारे सवाल का जवाब ले लीजिए पहले। दूसरे मतलब सवाल आपने ये जो पूछा, फैजान भाई, आपने कहा कि माफिया सवाल- फ्री, सवाल- या सवाल प्रीति का जी, जवाब सवाल आपके होता है आंखों क्या? में- नहीं एक मिनट अंजनी भाई सवाल जिनसे भाई उन्होंने नहीं, सवाल मैं पूछा, जवाब दे रहा हूं। आपने सवाल मैं के जवाब बदले दे रहा सवाल हूं। दाग दिया। स्वास्थ्य सेवा जो आपने इतनी तारीफ की, वाह वाह वाह। सवाल के बदले इसकी- सवाल, हमें आपका जवाब सवाल दिया रहेगा, कि अगर इतनी लेकिन जो अच्छा प्रीति ने होता सवाल तो किया, आप सवाल के बदले सवाल आपने किया। नहीं अंजनी हाँ। जी, जिसकी पार्टी के लोग बसपा सरकार नहीं से सवाल नहीं किया, उन्होंने महीने कहा के लिए, माफिया कभी फ्री 15 हो गया। महीने के लिए, अच्छा। अगर कभी माफिया 5 साल फ्री के हो लिए, गया, गोरखपुर में बसपा व्यापारी की को प्रीति जी सरकार क्यों मारा 4 गया? साल रही। हमारे किसान भाइयों पे जीप चढ़ाई गई, वो आज भी अपने पोस्ट पे बने हुए हैं। प्रीति जी ऐसे नहीं होता है, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आप प्लीज इस तरह से बात करें, अपनी गरिमा का ख्याल नहीं, रखें। ठीक है। प्रीति जी वो लोग सवाल उठाएंगे। नहीं अगर ये सत्य है, यह सत्य है जो हमने सवाल उठाए, क्या सत्य है? बोलिए बोलिए। क्या जीप नहीं चढ़ाई गई किसानों पे? क्या 700 किसान नहीं मारे गए? बहन मायावती भी सीएम रही, 4 बार सीएम रही, सपा के लोग 3 बार सीएम रहे। आप लोग 3-3, 4-4 बार करके कुछ मत करिए, जो 4.5 साल रहे उससे नहीं सारे आपको सवाल शायद पूछिए। नहीं पता है प्रीति जी, कैसे आप आपको कह रही नहीं एक पता, आप तरह क्या बात कर रहे हैं? माननीय मैं पूछिए आदरणीय भाई साहब, बहन कुमारी आप भारती जी MBA 4 है बार ना? मुख्यमंत्री आप रही, MBA है, मैं 4 भी बार हूँ। मुख्यमंत्री मैं भी रही। MBA, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। प्रीति जी, 4 बार आपके मुख्यमंत्री ऊपर रहने के पूरा बाद रंग चढ़ा उत्तर हुआ है। प्रदेश में कोविड में आपको अरे लगता मेरे नहीं है कि ऊपर आप तो- निष्पक्ष बात कर रहे हैं? आप दूसरी अगर सरकार आप का अगर कोई विकास बेटी कर रहा है, है, उत्तर क्यों प्रदेश की दिखाई नहीं बेटी देता? है, तो आप बताइए हाथरस में बेटी के साथ क्या हुआ? नहीं प्रीति जी, हाथरस में बेटी के साथ क्या हुआ? नहीं हाथरस में बेटी के साथ क्या हुआ प्रीति जी? प्रीति जी आप बताइए हाथरस में बेटी के साथ क्या हुआ? क्या आप उस हाथरस की बेटी के साथ खड़ी है या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है? मैं प्रीति जी आपसे सवाल पूछता हूँ, आप हाथरस की बेटी के साथ खड़ी है या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है? मैं आप लोगों के साथ आप हाथरस के बेटी के साथ खड़ी है या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है? भाई साहब, आप उत्तर प्रदेश की सरकार की वकालत कर रही हैं। आप राजनीतिक विशेषज्ञ को बता के अपनी गरिमा कटा रही है, क्योंकि आप एक महिला होकर महिला का साथ नहीं दे रही है। आप उस सरकार का साथ दे रही है जो हाथरस में बेटी को जलाकर उसके जो जिंदा चलिए फैजान भाई वो आपको याद है? कन्नौज का प्रकरण याद है जिसपे आपकी सरकार गिर गई थी? ठीक है महेश जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रीति ने कई सवाल किया था, आपने कहा कि ठीक है। महेश जी आ रहे फैजान भाई आपकी बात हो गई। महेश जी प्रीति ने सवाल किया कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई आस्था सिर्फ आस्था की बात बीजेपी करती है, विकास की बात नहीं करती है। अब सवाल उन्होंने ये उठाया कि भाई 3 बार आपकी भी सरकार रही है, जो काम आज हो रहा है 33 मेडिकल कॉलेज बने, आपने वो क्यों नहीं किया? क्या सिर्फ सारी जो विकास की यात्रा थी वो सफाई तक क्यों रही? ये प्रीति का पूछना है। एक काशीवासी हैं और एक समीक्षक हैं वो। समय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अच्छा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो आवश्यकता अनुसार जो भी समय समय पर इनको विकास जो जनता के लिए किए हैं, पूरी जनता को इस बात का पता है
कि सभी समाज को साथ लेकर चलने के लिए, सभी वर्गों के लिए बिना किसी धर्म को, जाति को, वर्ग को देखकर समाजवादी पार्टी ने काम किया है। लेकिन ये तो पूरी तरह से भगवान। सुनिए प्रीति जी, सुनिए प्रीति जी, एक एक सुनिए प्रीति जी, सुनिए जी। आपको सिर्फ भाजपा के द्वारा के कार्य नजर आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जब मुझे ये लोग सरकारों में क्या करते रहे, जरा 5 उपलब्धियां बता दें समाजवादी पार्टी में के प्रवक्ता। अरे राघवेंद्र जी सत्ता में आप हैं, राघवेंद्र जी सत्ता में आप हैं, सवाल आपसे पूछा जाएगा। राघवेंद्र जी सत्ता में आप हैं, राघवेंद्र जी सत्ता में आप हैं, राघवेंद्र जी सत्ता में आप हैं, सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो काम नहीं किया उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, और जो ये सवाल, जो टाइमिंग पे सवाल सपा और बसपा उठा रही है, आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। चुनाव से ठीक पहले आप लोकार्पण का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका मतलब आप काशी के जरिए ही लखनऊ की सत्ता तक जाना चाहते हैं। ठीक है महेश जी, आपका ही सवाल मैंने पूछ लिया, महेश जी आपका ही सवाल मैंने पूछ लिया, आपका ही सवाल मैंने पूछ लिया, बोलिए राघवेंद्र जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहले दिन सरकार बनी थी, हम लोगों ने किसानों का 38,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया। नहीं, टाइमिंग पे सवाल था सर मेरा, टाइमिंग पे सवाल था कि चुनाव से एन वक्त पहले ही आप उद्घाटन कर रहे हैं इसका। पहले दिन से आज तक विकास काम होते रहे, हम लोग लगातार पहले दिन से काम करते हुए आज तक काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बेरोजगारी दर जो 11.5% है, एक दिन का काम है क्या? अब मेरी बात होने दीजिए, अब शांत रहिए, बोलिए। बेरोजगारी दर 11.5% कम हुई है, पूरे देश में पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें 11.5% बेरोजगारी दर कम हुई है। क्या ये एक दिन का काम है क्या? हमारी 44 ऐसी केंद्रीय योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश अव्वल है, क्या एक दिन का काम है क्या? 4.5 लाख सरकारी नौकरियां हम लोगों ने दी है, जो देश में सबसे ज्यादा है। लिस्ट जारी करके बताइए, लिस्ट जारी करके बताइए किसको आपने नौकरियां दी है। नौकरियों के नाम पर तो आपके ऊपर इतना भट्टा लगा है, सारी जितनी भी नौकरी निकाली गई है सारे के पर्चे लीकेज हुए हैं, कितने गरीबों का पैसे बेरोजगार बेचारे कैसे गरीबों को आवास उपलब्ध कराए गए, आप लोग झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त बीमा दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, मुफ्त शौचालय बनाए जा रहे हैं, इसका एक दिन का काम है क्या? 15 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, इसका एक दिन का काम है क्या? एक दिन का काम आप बता रहे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार, अभी मैं गिनाने बैठूं तो पूरा ये 1 घंटे का एपिसोड खत्म हो जाएगा। सारे के सारे पूरे देश और प्रदेश की जनता जान चुकी है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से आर्यकता का दंगा राज किया था, 1400 करोड़ की सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया था, हमारी सरकार ने उसको आप लोगों को बेदखल करने का काम किया। समाजवादी पार्टी के गुंडे आने करते थे उत्तर प्रदेश में, आर्यकता जिस तरीके से थी, हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से आर्यकता का भयंकर वातावरण था, हमारी योगी सरकार ने उसको कम करने का काम किया। आप लोग सभी लोगों ने देखा है, आप लोग का मुंह खाने का मिल रही है। ठीक है महेश जी, आपने रोजगार की बात की, मैं भी यूपी से आता हूं और मुझे याद है कि फैजान भाई, आपकी पार्टी की सरकार ने 69,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकाली थी, इसके बाद वो सत्ता में नहीं आई, अखिलेश यादव ने उस वैकेंसी को पूरा नहीं किया, और अब योगी सरकार में भी वो वैकेंसी पूरी हुई और बाकी जो है वो कोर्ट में है। तो आखिर आप तीनों सरकारों की तो यही दशा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आप एक बार फिर से, आपने कहा भाई मैं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाऊंगा, भगवान परशुराम का सबसे बड़ा मंदिर मैं बनवाऊंगा, मूर्ति बनवाऊंगा, तो आप लोग भी तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस पे बीजेपी चलती है, तो आप कैसे बीजेपी की टाइमिंग पर और बीजेपी की आस्था पे सवाल उठा सकते हैं महेश जी? देखिए, जहां तक सवाल है तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देवी देवताओं के, भगवानों के ठेकेदार है। और दूसरा कोई इनको हिंदू दिखाई नहीं पड़ता। अगर हम कहें तो उसके लिए ये बता देते हैं सांप्रदायिकता की बात करते हैं, और ये खुद सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करते हैं। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि हम भगवान परशुराम की मूर्ति बनवाएंगे, मथुरा में भव्य मंदिर बनवाएंगे, तो आप भी तो यही कर रहे हैं। अरे जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करने वालों, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सभी मजहबों की बात आप लोग अपनी पीठ ठोकते हो कि भाई और भी लोग हत्या करा देता है अयोध्या में, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप लोग अजब बनाने का काम करते हो। विकास से, जनता से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई से पूछना चाहता हूँ, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, चलिए कोई बात नहीं, इस देश धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान के आधार पर चलता है, तो क्या मस्जिद के लिए भी कुछ करने वाले हैं?
क्या वो ईसाइयों गिरजाघर के लिए कुछ करेंगे? उधर भी कुछ कराएंगे? देश का प्रधानमंत्री सबका देश का प्रधानमंत्री होता है, सारी जनता का 135 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री होता है, खाली हिंदुओं यानी का जो नहीं काशी है। कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है, काशी कॉरिडोर का जो उद्घाटन होने वाला है, समाजवादी पार्टी उससे संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है क्या महेश जी? सिर्फ हिंदुओं के भाजपा के प्रचारक के रूप में आते हैं, वो प्रचार करके चले जाते हैं। हाँ। चुनाव का समय कर लेते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, आप लोग आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए हाई कोर्ट में पैरवी करते हो, साबित करते हैं से आप लोग यहाँ बैठ जाते हो आगे। चुनाव में आप लोग हाई कोर्ट में आतंकवादियों को छुड़ाने की पैरवी करते हो। महेश जी थोड़ी शर्म तो किया करिए। चुनाव में जब आपके मंत्री इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको डांटती है तब तो आप लोग समरसता की बात करते हैं, सबका साथ सबका न्याय की बात करते हैं। आपका मंत्री के डिप्टी सीएम उसको आप जेल तक नहीं देते। आपको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। आप कैसे सबके न्याय सबका साथ बात करेंगे? केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बिठाया जाता है और दूसरे जो मंत्री स्टेट का, अरे महेश जी, अगर आप यही बात करेंगे ना, अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले की बात है, समाजवादी पार्टी के ज्वाइनिंग हो रही थी दूसरे पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता थे समाजवादी पार्टी को, उनको जो है ना मंच से हटा दिया गया था, उतार दिया गया था। इस पे आप जाएंगे तो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। जी फैजान भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए अंजनी भाई, मैं साफ तौर से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये लोग चुनाव को जाति की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तुष्टीकरण की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। हमारा बहुजन समाज पार्टी का मकसद पूरी तरीके से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे ही है। हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा पे काम करेंगे। हम अपने कथनी और करनी में फर्क नहीं करते। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास। आप बताइए, अभी एक ऐलान हुआ यूपी कैबिनेट की मीटिंग काशी विश्वनाथ। आपके पास आ रहा हूँ प्रीति, आपके पास प्रीति आ रहा हूँ। जी फैजान भाई बोलिए आप। फैजान भाई, तिलक तराजू अब ये देख लीजिए, हम बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं राघवेंद्र को बोलने दीजिए। जो है प्रीति जी, राघवेंद्र जी उनको बोलने दीजिए। उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत अयोध्या से की है। फैजान भाई, आपने चुनावी अभियान की शुरुआत अयोध्या से की है। फैजान भाई बोलिए। तब हाँ फैजान भाई बोलिए। अच्छा, क्या अंजनी भाई, अंजनी भाई, भारतीय जनता पार्टी ये बताएगा अयोध्या का क्या उन्होंने ले लिया पेट? क्या कोई और अयोध्या नहीं जा सकता है क्या? हाँ हम तो अयोध्या आ रहे तो हर जगह जाएंगे, क्योंकि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हैं। सारे धर्म जाति का इज्जत करते हैं, तहे दिल से करते हैं। भाई अचानक से आपको ब्राह्मणों की याद आई। देखिए फैजान भाई, देखिए कोई पार्टी दूध की धुरी नहीं है। अचानक से आपको ब्राह्मणों की याद आई, अयोध्या में आपने चुनावी शंखनाद किया, तो कैसे आप अपने आप को अलग मान रहे हैं कि हम जाति धर्म की बात नहीं करते हैं? मेरा सवाल सीधा प्रवक्ता बीजेपी से ये है कि आप अगर विकास किए हैं तो विकास पे आइए। अगर आप सबका साथ सबका विकास पे आते हैं तो फैजान भाई, आप कैसे अपने आप को कहेंगे कि आप जाति धर्म की राजनीति से ऊपर हैं? आप भी तो ब्राह्मणों का सम्मेलन, जिसको बाद में आपने उसका नाम बदल दिया, अयोध्या से शुरू किया था, तो आप कैसे दूध के धुले हो गए? फैजान भाई, फैजान भाई, दोनों पार्टियां एक दूसरे को टक्कर नहीं फैजान भाई, मेरा सवाल आप सुनिए। जनता के फैजान भाई, मेरा सवाल आपसे है, आप कैसे कह रहे हैं कि हम जो है जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं? मूल विषयों पे खड़ी रहेगी जिनके साथ। फैजान भाई भाषण नहीं, 2022 में फैजान भाई भाषण नहीं, सवाल सुनिए। फैजान भाई, लग रहा है आवाज नहीं मिली आपको। सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं कि बीएसपी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। अयोध्या से आपने सबसे पहले ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की, बाद में उसका नाम आपने बदल दिया, तो जाति धर्म की शुरुआत तो आपने ही कर दी है। कैसे आप अपने आप को अलग बता रहे हैं फैजान भाई? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। जी प्रीति, अपनी बात रखिए आप। प्रीति, अपनी बात रखिए आप। जी सिर्फ एक चीज कहूंगी। हाँ। अभी तक तो देखिए, मैंने तो उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद काम हुए, मैंने आपको सिर्फ वो गिनवाए जिसपे लोग बार बार कह रहे हैं कि योगी जी ने क्या काम किया, वो बार बार बताए, जिसपे लोग सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हाँ। अब अगर आप धर्म की बात करेंगे, आस्था की बात करेंगे, मंदिरों की बात करेंगे, तो मैं तो ये कह रही हूँ कि जो लोग कभी रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए, बहन मायावती ने अपना सम्मेलन अयोध्या से शुरू किया। क्यों? तिलक तराजू और तलवार को मारो, जूता चार कहने वाले लोग आज ब्राह्मणों को इतना क्यों पूछ रहे हैं? मैं सनातनी हूँ, ठीक है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम धर्म जाति की बात नहीं करते। हाँ। लेकिन एक समय में आप गालियां देते थे। हाँ। और आज आप हमारे वोट के लिए भीख मांग रहे हैं, क्यों? बोलिए फैजान भाई। फैजान भाई बोलिए, इसके बाद महेश के पास चलेंगे। फैजान भाई बोलिए। चलिए, लगता है आप तक आवाज नहीं पहुंच रही। महेश जी देखिए, आप लोग अपने आप को बोलते हैं भाई हम आस्था की बात नहीं करते हैं, हम जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का मुद्दा
आम आदमी पार्टी के बाद सबसे पहले आपने, उसके बाद आप ही ने उठाया था, आप ही कहते हैं हम परशुराम का सबसे बड़ी मूर्ति बनवाएंगे। तो ऐसे में काशी को एक भव्य काशी बनाया जा रहा है, एक तोहफा मिलने वाला है, तो आप लोग इतने बिलबिलाए क्यों, इतने चिढ़ क्यों रहे हैं आप महेश जी? कि खाली जो है, जैसे फैजान भाई की बात एक मैं कह दूं, हाँ। कि इनका तो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा मेल खा गया, उनकी नीति उनके हिसाब से कैसे मेल खा गया भाई? हाँ, भारतीय जनता, फैजान भाई की बता रहा हूँ, बीएसपी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उनका तो बीजेपी का एजेंडा सेम हो गया। हाँ। जगह जगह कब बहनजी निकलती है, हाँ। कभी कोई किसानों पे अत्याचार होता है, या कहीं गरीबी की बात होती है, या बहन बेटियों पे अत्याचार होता है, उस पर कोई उनका कमिटमेंट नहीं आता। हाँ। बट कोई वो करती है, ट्वीट करती है, तो वही बात बोलती है जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। हाँ। और यही इसीलिए पूरे प्रदेश में मैसेज जा चुका है कि वो तो बीजेपी के लिए काम कर रही है। तो मतलब आपको क्या लगता है, बुआ और बबुआ में दूरी हो गई क्या महेश भाई? तो यही लग रहा है बुआ के साथ तो आप बहुत जुड़े हुए थे, कैसे दूरी हो गई क्या ये? फैजान भाई वो कह रहे हैं आप तो बीजेपी के साथ, उसकी बीजेपी के बी टीम हो गए। अंजनी भाई आवाज, वो समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम हो गई। भारतीय जनता पर्यवाची है, पर्यवाची है। कौन पर्यवाची है? महात्मा ज्योतिराव। ठीक है महेश जी, आपने आरोप लगाया, जवाब लीजिए। फैजान भाई आप बीजेपी की बी टीम है, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। अब सुनिए। नहीं, ये देखिए जी, देखिए महेश भाई, ये आप टीम बी किसी को बता दीजिए, किसी को टीम सी बता दीजिए। ये समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। दूसरी जो हरकत आप लोग कर रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर, समाजवादी पार्टी के लोग, आप लोग वही काम कर रहे हैं जो जनता पार्टी को पर्यवाची जो बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के आप लोग पर्यवाची बने हुए हैं, जो बात पे आप लोग जातिवाद तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप लोग बहुत गलत फहमी में जिंदा रहिएगा कि मुस्लिम वोट का तुष्टिकरण आप लोग कर लेंगे। और मैं आपसे सीधा सवाल कहता हूं, जो आप लोग कह रहे टक्कर हमारी है, समाजवादी पार्टी जब कांग्रेस के साथ मिलकर टक्कर नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी को, तो अकेले जो इतने सारे समुदाय को बना के आप कर रहे हैं, अगर हिम्मत है आपको तो बहुजन समाज पार्टी की तरह अकेले चुनाव लड़के दिखाइए। हम तो भारतीय जनता पार्टी को हराने का मादा रखते हैं, इसलिए अकेले चुनाव में आ रहे हैं। आप चूंकि अरे महेश जी, सबसे बड़ा सवाल पूछ लिया, आपके अंदर हिम्मत हो तो अकेले चुनाव लड़िए, आप छोटी छोटी पार्टियों के साथ क्यों जा रहे हैं? बीएसपी सवाल कर रही है आपसे, क्योंकि हार मान चुके हैं। तो देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की पार्टी उससे क्यों सलाह देते, उससे एक बार सलाह ले लेते। अरे वो आप बोलिए ना, सलाह लेते तो कि इनके साथ कोई जाने को तैयार नहीं है। आप हाँ, इनके साथ कोई भी जाने को तैयार ही नहीं हो रहा, जो है वो सब निकल के भागे जा रहे हैं। ठीक है राघवेंद्र जी आपके पास आएंगे। सबको आपने सुना, काशी कल भव्य काशी बनने वाली, एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है काशी वालों को। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या 2022 का जो चुनाव होगा उसमें अयोध्या, काशी, मथुरा और विंध्याचल ये एक बड़ा मुद्दा होगा राघवेंद्र जी? देखिए, हाँ, हमारी सरकार जो है धार्मिक केंद्रों पर राजनीति नहीं करने वाली सरकार है। अरे वाह, हाँ, लेकिन हम लोग इसको विकास को लेकर के उतने ही गंभीर है जितना पूरा उत्तर प्रदेश को लेकर के गंभीर है। हम लोग उत्तर प्रदेश के अगले वर्ष जो चुनाव होने जा रहे हैं, मात्र सुशासन और विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। अयोध्या, मथुरा, काशी अन्य तीर्थ क्षेत्रों का विकास कराया है, इसलिए कराया है कि उसकी बहुत आवश्यकता थी। इसको राजनीतिक मुद्दा न भारतीय जनता पार्टी ने कभी बनाया है, न आगे कभी बनाएगी। मैं बार बार इन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ताओं से आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ, इससे पहले भी विभिन्न चैनलों में कह चुका, भैया जरा आप लोगों ने 4-4, 5-5 बार सरकारें चलाई हैं, जरा अपनी 5 उपलब्धियां बता दीजिए। आज तक कोई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का ये बताने नहीं बता पाया। चलिए डिबेट करेंगे, आज हमारे पास समय इतना ही, आज हमारे पास इतना ही समय है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आज इतना ही समय है, किसी दिन अलग से उस पर डिबेट करेंगे, आज इतना ही हमारे पास समय है। और देखिए कल काशी को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब देखना यह होगा कि 2022 की जंग में बाबा का आशीर्वाद बीजेपी को मिलता है या नहीं। लेकिन सभी पार्टियां यही कह रही हैं कि आस्था जो है वो दिल से की जाती है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। और इसी के साथ इंडिया के सवाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।